हेलो दोस्तों, स्वागत है आज की हमारी इस वीडियो में। आज हम जानेंगे डेयरी केमिस्ट्री एंड एनिमल न्यूट्रिशन के बारे में। चलो आइए चलते हैं। सबसे पहले जानते हैं हम कि मिल्क दूध की परिभाषा क्या है। दुग्ध एक विषम तंत्रीय उत्पाद है जिसमें जल के सतत प्रावस्था में वसा, प्रोटीन, शर्करा, खनिज पदार्थ व अन्य अवयव घोल निलंबन अथवा पायस के रूप में उपस्थित रहते हैं। यानी दुग्ध एक विषम तंत्रीय उत्पाद है, यानी कि दुग्ध एक विषम तंत्रीय उत्पाद जिसमें जल के सतत प्रावस्था में वसा, प्रोटीन, शर्करा, खनिज पदार्थ व अन्य अवयव घोल निलंबन अथवा पायस की अवस्था में उपस्थित रहते हैं। ठीक है, अब आते हैं मिल्क संगठक। मिल्क संगठक दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं मेजर और एक होते हैं माइनर, यानी प्रमुख संगठक और गौड़ संगठक। प्रमुख में आते हैं, सबसे पहले आता है वाटर, वाटर के बाद आता है लिपिड्स, लिपिड्स के बाद आता है कार्बोहाइड्रेट, लैक्टोज, कार्बोहाइड्रेट यानी लैक्टोज आती है। उसके बाद प्रोटीन कौन कौन से पाया जाता है, केसीन पाया जाता है, लैक्टोग्लोमिन पाया जाता है और लैक्टोग्लोबिन पाया जाता है। इसके अलावा मिनरल्स पाए जाते हैं। ठीक है, और इस तरीके से आगे चलते हैं तो कहा जाएंगे गौड़ संगठक। गौड़ संगठक में एंजाइम्स और विटामिन्स और नॉन नॉन पॉस्चराइज्ड नाइट्रोजन यानी क्रिएटिन, यूरिया और अमोनिया पाई जाती है और पिगमेंट पाए जाते हैं और सॉल्युबल गैस जैसे O2, N2, CO2। अब यहीं पे आपसे एक क्वेश्चन बन जाएगा कि गौड़ संगठक इनमें से कौन सा पाया जाएगा। उनमें दे दिया जाएगा, सबसे पहला दिया जाएगा आपको कार्बोहाइड्रेट, उसके बाद दिया जाएगा वाटर, वाटर के बाद दिया जाएगा लिपिड, लिपिड के बाद दिया जाएगा एंजाइम। तो आपको सीधे से एंजाइम पर टिक कर देना जिससे कि आपका आंसर सही हो जाएगा। इस तरीके से आप बहुविकल्प के क्वेश्चन इससे इससे कम से कम 10 क्वेश्चन बनेंगे। इसी तरीके से आगे चलते हैं। दुग्ध के अवयवों का अध्ययन करने पर इसे मुख्यतः दो भागों में विभाजित किया जाता है। कितने भागों में? दो भागों में विभाजित किया जाता है। कौन कौन से? जल और ठोस पदार्थ। और ठोस पदार्थ के अंदर भी इसे दो भागों में विभाजित किया। एक तो होते हैं वो ठोस पदार्थ और एक तो होता है वसा और दूसरी क्या होते हैं? वसा रहित ठोस। जैसे कि हम देखते हैं जल के अतिरिक्त सभी ठोस पदार्थों के अंतर्गत आते हैं, अतः उन्हें कुछ ठोस पदार्थ कुल ठोस पदार्थ कहा जाता है। इन्हें अवयवों में वसा तरल पदार्थ है, इसीलिए वसा के अतिरिक्त श्रेष्ठ ठोस पदार्थों को क्या कहते हैं? वसा रहित ठोस कहते हैं। आगे चलते हैं। इसी तरीके से आगे हम जानेंगे कि किस से कौन सा पदार्थ बनता है। यानी वाटर से क्या बनेगा? वाटर बनेगा। ठीक है, और फैटी एसिड से क्या बनते हैं? लिपिड्स बनते हैं। से पिगमेंट से में ब्लड से क्या बनता है? पिगमेंट बनती हैं। और ग्लोबिन और अमीनो एसिड से क्या बनता है? प्रोटीन्स बनते हैं। और फिल्टरनेट ऑफ ब्लड से क्या बनता है? नॉन पॉस्चराइज्ड नाइट्रोजन बनता है। ग्लूकोज और गैलेक्टोज से क्या बने? कार्बोहाइड्रेट। ग्लूकोज और यहीं पे आपसे पूछ रहा है ग्लूकोज और गैलेक्टोज से क्या बनेगा, तो यहाँ पे आपको दे दिया जाएगा वाटर, लिपिड और पिगमेंट, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट। यहाँ पे आपको सीधे से कार्बोहाइड्रेट पे टिक कर देना है। अब कंपोजिशन, दूध के कंपोजिशन में कितना क्या पाया जाता है, जैसे कि जल कितना पाया जाता है? 87.25%। फैट कितना पाया जाता है? 3.8%। और प्रोटीन कितना पाया जाता है? 3.5%। लैक्टोज भी इसी तरीके से 4.8% पाया जाता है। मिनरल्स कितने पाए जाते हैं? 0.65%। अदर्स अदर्स मटेरियल कौन सा होता है? 0.44%। ठीक है, तो इस तरीके से वाटर कितना जाएगा? 87.25%। फैट कितना? 3.8%। प्रोटीन कितना? 3.5%। लैक्टोज कितना? 4.8%। मिनरल्स कितने? 0.6%। और अदर मटेरियल कितना? 0.4%। ये इंपॉर्टेंट है कंपोजिशन कितना किसमें दूध में क्या पाया जाता है। आगे चलते हैं। इसी तरीके से हम जानते हैं दूध के भौतिक और रासायनिक गुण। दूध के भौतिक और रासायनिक गुण कौन से? कैसा होता है? सबसे पहले जानते हैं वाटर किस फॉर्म में होता है। वाटर होता है लिक्विड फेज में। ठीक है, लैक्टोज और मिनरल्स के ट्रू सोल्यूशन, ये सोल्यूशन के रूप में होते हैं। प्रोटीन और रेमेंस मिनरल्स कितने? कोलाइडल फेज में होते हैं ये। फैट किस में होता है? एमुलेशन में। कैजीन कितना? कोलाइडल सस्पेंशन में होता है। ठीक है, और एल्बुमिन और ग्लोबिन किस में होता है? कोलाइडल सोल्यूशन में। कलर ऑफ मिल्क, यानी कौन सा कलर किस किस पदार्थ या कंपोनेंट के कारण होता है। जैसे सफेद कलर किसके कारण होता है? केसीन और वसा के साथ प्रकाश के परावर्तन के कारण। पीला किसके कारण होता है? कैरोटीन के कारण। ये तो सभी को पता है, पर आपको ये पता है ग्रीनिश येलो कलर किसके ऑफ वे किसके कारण होता है? मिल्क किसके कारण होता है? राइबोफ्लेविन के कारण। किसके कारण होता है? राइबोफ्लेविन के कारण। आगे चलते हैं, इसी तरीके से जानेंगे। अब यहाँ पे हमको जानना है कि हरे चारे में कैरोटीन की मात्रा अधिक होती है। वसा में गोलिकाओं का आधार अधिक बड़ा होने पर दूध का रंग गहरा पीला होता है। बिना पानी मिलाए गए दूध सपेटा दूध का रंग हल्का नीला होता है।
तो यहाँ पे आपको क्या पता लगा है, अधिक जब दूध की गोलिकाएं, वसा की गोलिकाएं आकार में अधिक बड़ी होंगी तब दूध का रंग कैसा होगा, गहरा पीला होगा। और पानी मिलाए हुए दूध यानी सेपरेटर दूध का रंग कैसा होगा, हल्का नीला होगा। फिर इसी तरीके से फ्लेवर, किसके कारण कौन सा फ्लेवर होता है दूध में, जानते हैं लैक्टोज। लैक्टोज के कारण कौन सा होता है, मीठा होता है दूध। मिनरल्स के कारण कौन क्या होता है, सैल्टी यानी नमकीन होता है। लास्ट ऑफ स्टेज ऑफ मेस्टेटिस, मेस्टेटिस जो बीमारी होती है उसके में भी क्या हो जाता है, लास्ट स्टेज में दूध का स्वाद क्या हो जाता है, नमकीन होता है। अब आते हैं घनत्व पे, किसमें कितना घनत्व पाया जाता है, गाय के दूध में कितना होता है 1.0028 से 1.030 से। अब यहीं से आगे बढ़ जाता है भैंस के दूध में, जैसे कि 1.030 से 1.032 से। इस तरीके से आपको याद हो जाएगा, ये ट्रिक हो सकती है। फिर सपरेटा दूध में कितना पाया जाता है 1.038, और वसा में कितना पाया जाता है 0.93 तक। ठीक है, दूध के गाय के दूध में कितना पता है 1.2028 से 1.030 तक। भैंस के दूध में कितना पाया जाता है 1.030 से 1.032 तक। सपरेटा दूध में कितना पाया जाता है 1.038 से वसा, और वसा में कितना अपेक्षित घनत्व होता है 0.93 तक। ये आपको याद होना ही चाहिए। नोट का आप क्या नोट में दिया है, ये तो इम्पोर्टेंट होना ही चाहिए। क्या है, दूध का अपेक्षित घनत्व 68 डिग्री फ़ारेनहाइट तथा 60 डिग्री फ़ारेनहाइट पर ज्ञात करते हैं। दूध का अपेक्षित घनत्व ज्ञात करने की 3 विधियां कौन कौन सी हैं, लैक्टोमीटर द्वारा ज्ञात करते हैं, वेस्टफॉल बैलेंस द्वारा ज्ञात करते हैं, अपेक्षित घनत्व बोतल द्वारा ज्ञात करते हैं। कौन कौन सी 3 विधियां हैं, अपेक्षिक घनत्व बोतल द्वारा ज्ञात करते हैं, वेस्टफॉल बैलेंस द्वारा ज्ञात करते हैं, और लैक्टोमीटर द्वारा ज्ञात करें। अब दूध का हिमांक कितना है, भैंस के दूध का कितना है -549, ठीक है, यहाँ पे गलत दिया है। ठीक है, अब आते हैं नोट, खट्टे दूध का हिमांक घट जाता है। खट्टे दूध का हिमांक क्या होता है, घट जाता है। आगे चलते हैं, दूध का क्वथनांक कितना होता है 100.17 डिग्री सेल्सियस होता है। दूध का क्वथनांक कितना होता है 100.17 डिग्री सेल्सियस होता है। फिर आता है विशिष्ट ऊष्मा, दूध में विशिष्ट ऊष्मा कितनी, 59 डिग्री फ़ारेनहाइट पर दूध की विशिष्ट ऊष्मा कितनी होती है 0.93। 59 डिग्री फ़ारेनहाइट पर दूध की विशिष्ट ऊष्मा कितनी होती है 0.938। दूध का अपवर्तनांक कितना होता है 1.35। दूध की सहनता कितनी होती है 20 डिग्री सेल्सियस पर होती है 1.50 से 2.0 सेंटीपाउज, यानी दूध बहता यानी गाढ़ा और हल्के दूध का, क्योंकि जो दूध बहेगा, बहने को क्या कहते हैं, दूध के बहने के गुण को कहते हैं श्यानता कहते हैं। जो दूध कितना जल्दी बहेगा उसकी श्यानता उतनी ही अधिक होगी। ठीक है, इस तरीके से 20 डिग्री पर कितने होते हैं 1.50 से 2.0 सेंटीपाउज, इसको सेंटीपाउज में नापते हैं। दूध की अम्लता क्या होती है, गाय के दूध की अम्लता होती है 0.11 से 0.14%, भैंस के दूध की 0.14 से 0.18%। अब पीएच सामान्य दूध का कितना होता है 6.6। सामान्य दूध का पीएच आपको आना ही चाहिए, क्या होता है पीएच सामान्य दूध का होता है 6.6 पी। ठीक है, आगे चलते हैं, किस में कौन सा कंपाउंड कितना पाया जाता है, जल कितना पाया जाता है 75.09%, और वसा कितनी पाई जाती है 3.97%, और केशिन कितना पाया जाता है 4.18%, एल्बुमिन और ग्लोबुलिन प्रोटीन कितना जाता है 12.97%, लैक्टोज कितना पाया जाता है 2.28%, मिनरल कितने पाए जाते हैं 1.53%। जल में इसको दोबारा से पढ़ते हैं, जल में जल का प्रतिशत कितना होता है 75.00 और 9%। वसा का कितना होता है 3.97%। केसिन का कितना होता है 4.18%। एल्बुमिन और ग्लोबिन प्रोटीन का कितना होता है 12.97%, और लैक्टोज का कितना होता है 2.28%, 28%। मिनरल्स का कितना होता है 1.53%। ठीक है, इस तरीके से आपको याद होना ही चाहिए कि इसमें कितना कंपाउंड कौन सा। अब भंडारित में दूध में जैविक रासायनिक परिवर्तन होते हैं, कौन कौन से सूक्ष्म जीव कार्य करते हैं उसमें, सूक्ष्म जीवाणु और कवक। ये आपको सीधा सा क्वेश्चन पूछा जा सकता है बहुविकल्पी में। फिर आता है जीवाणु, जीवाणु का आकार क्या होगा, जीवाणु विभिन्न आकार के होते हैं, जैसे गोलाकार, डंडाकार, सर्पिल तंतु। तब परंतु हम इनको कैसे मापते हैं, तापमान के अनुसार। जैसे शांतिप्रिय जीवाणु जिन्हें फ्रीक्रोफिलिक बोलते हैं, जैसे इनका ये कितने में पाया जाता है 3 से 20 डिग्री सेल्सियस पर क्या पाए जाते हैं 3 से 20% डिग्री सेल्सियस पर शीतप्रिय जीवाणु पाए जाते हैं। इनमें कौन से हैं, स्यूडोमोनास, माइक्रोकोकस, एक्रोमोबैक्टर, सेरिटिया। अब आते हैं मीसोफिलिक यानी कोषण प्रिय जीवाणु, ये उष्ण प्रिय जीवाणु होते हैं, जैसे इनमें 20 से 50 डिग्री सेल्सियस तक ये होते हैं, 20 से 50 डिग्री सेल्सियस तक ये पाए जाते हैं। उष्णप्रिय जीवाणु कौन कौन से, तो 50 से 70 डिग्री सेल्सियस पर पाए जाते हैं। तापरागी जीवाणु, इनमें वृद्धि एवं क्रियाशीलता सिर्फ
45 से 50 डिग्री सेल्सियस तापमान पर सर्वाधिक होते हैं, परंतु ये 80 डिग्री सेल्सियस तापमान पर भी जीवित रह सकते हैं। यानी 45 से 50 डिग्री सेल्सियस पर ये कार्य कर सकता है, परंतु 68 डिग्री सेल्सियस तक जीवित रह सकता है। तापरागी जीवाणु को ये कौन सा है? स्टेप्टोकोकस पूछ दिया जाएगा कौन सा जीवाणु, तो आपको बता देना है तापरागी जीवाणु। थर्मोफिलस पूछ दिया जाएगा तापरागी जीवाणु। स्टेप्टोकोकस ड्यूरन पूछ दिया जाएगा स्टोरेज थर्मोफिलिम और स्टेप्टोड्यूरेंस। और इसी तरीके से स्टेप्टोकोकस बोविस, स्टेप्टोकोकस पूछ दिया जाएगा सीधा से ताप कौन सा जीवाणु, उसमें दिया होगा एक तरफ तापरागी जीवाणु, वहां आपको टिक कर देना। फिर आता है माइक्रोकोकस ल्यूटस। फिर आता है फंजाई। फंजाई दूध में पाए जाने वाले कवक दो वर्गों में समझ। पहला कौन सा? खमीर या येस्ट। ये जीवाणु में आकार में बड़े होते हैं, प्राय इनका माप कितनी होती है? 0.005 से 0.10 mm तक। फिर आते हैं उदाहरण ट्यूरोना क्रीमुस, टारोना स्प्रिका, गैस एवं खमीर गंधक। इनके कारक कौन से? पेनिसिलियम कारक होता है इसमें। फिर आते हैं म्यूकर। म्यूकर पाया जाता है। फिर आता है टाइकोडर्मा। फिर आता है एस्परजिलेसिस। दुग्ध वस्वा में पाए जाने वाली फफूंदी कौन कौन सी थी? पेनिसिलियम ग्लाउकम और पेनिसिलियम राउरफोर्टी। पनीर में हरी धारियां बनाते हैं ये। अब पूछ दिया जाएगा है पनीर में हरी धारियां किस किस कवक के फफूंदी के कारण बनते हैं, तो इनमें दिया होगा पेनिसिलियम ग्लाइकोलम और पेनिसिलियम राउरफोर्टी, इनमें आपको टिक कर देना। फिर आता है पेनिसिलियम खम्बर्टी। पनीर में सफेद अथवा स्लेटी भूरा रंग विकसित करता है। ठीक है, अब आता है पेनिसिलियम ब्राविकोल। पनीर में पीला भूरा रंग धब्बा बनाते हैं। क्लासपोरियम दूध में फलों जैसी गंध विकसित करता है। अब यहाँ पे आपसे पूछ जाता है दूध में फलों जैसी गंध विकसित कौन करता है, तो आपको लगा देना कैल्डोस्पोरियम का फफूंदी। फिर आता है, ठीक है, इस तरीके से पनीर में पीला भूरा रंग कौन देता है? पेनिसिलियम ब्राविकोला काउल। और पनीर में सफेद और सिलेटी भूरा रंग कौन देता है? पेनिसिलियम कामेब्रेटी। आगे चलते हैं इसी तरीके से हम लोग। फिर आता है मिल्क प्रिजर्वेशन, दुग्ध परिरक्षण उष्ण प्रभाव द्वारा। दुग्ध परिरक्षण की देखते हैं विधियां यहाँ पे। सबसे पहला आ गया यहाँ पे ऊष्मा प्रभाव द्वारा परिरक्षण की दो विधियां कौन सी? निरोगन पॉस्चराइजेशन, इसमें किसने दी थी? लुइस पास्चर ने दी थी। किसमें दी, किस सन में दी थी? 1860 से 1870 तक। निरोगन की भी तीन विधियां कौन सी? एलटी, इसमें एलटी लो टेम्परेचर लॉन्ग टाइम, यानी कुछ कम टेम्परेचर कितने मिनट तक? लॉन्ग टाइम। इसमें कितना टेम्परेचर है? 61 से 67 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर 30 मिनट तक रखते हैं, फिर 50 डिग्री फ़ारेनहाइट पर उसे ठंडा कर देते हैं। अब आता है हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम, इसमें 71.11 डिग्री सेल्सियस पर 15 सेकंड के लिए गर्म करते हैं, उसके बाद उसको ठंडा कर लेते हैं। तो दो विधियां यहाँ पे आपको तीन विधियां, एलटी लो टेम्परेचर लॉन्ग टाइम और हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम। बहुत आसान है। 61.7 डिग्री सेल्सियस पर इसमें 30 मिनट तक गर्म करते हैं, और इसमें 71.11 सेंटीमीटर डिग्री सेल्सियस पर सिर्फ 15 सेकंड के लिए गर्म करते हैं। आगे चलते हैं फ्लैश सिस्टम। इसमें फ्लैश सिस्टम थर्ड टाइप है। इसमें कितना होता है? 79.44 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करके तुरंत ठंडा करते हैं। इसमें क्या होता है? तुरंत ठंडा करते हैं, उसमें धीरे धीरे उसको ठंडा किया जाता है। अब आते हैं जीवाणु हनन प्रक्रिया में। अभी तक हमने निरोगन पढ़ा, अब हम जीवाणु हनन पढ़ेंगे, यानी स्टेरलाइजेशन। 115 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करके तुरंत ठंडा कर लिया जाता है। इस विधि में सभी जीवाणु एवं उनके बीजाणु भी नष्ट हो जाते हैं। इस स्टेरलाइजेशन अच्छी विधि है, क्योंकि इससे क्या होता है? 115 डिग्री सेल्सियस गर्म करने पर इसे तुरंत ठंडा किया जाता है। इससे विधि में विभिन्न जीवाणु और बीजाणु के बीजाणु भी नष्ट हो जाते हैं। जीवाणुओं के क्या हो जाते हैं? बीजाणु भी नष्ट हो जाते हैं। अब आते हैं दूध में मिलाए जाने वाले सामान्य परिरक्षी उपस्थित ज्ञात करने के लिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको सीधा सीधा ही पूछा जा सकता है। क्या है? इसमें से दूध में मिलाए जाने परिरक्षित दो भागों में बैठे, एक तो होते हैं वैधानिक भी बैन है और अवैधानिक भी बैन है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। कौन से वैधानिक कौन कौन से थे? इसमें क्लोरोफॉर्म मिलाया जा सकता है, ईथर मिलाया जा सकता है, फॉर्मल्डिहाइड मिलाया जा सकता है, मर्क्यूरिक क्लोराइड, फॉर्मल्डिहाइड मर्क्यूरिक मिलाया जाता है, क्लोराइड मिलाया जाता है, पोटेशियम डाइक्रोमेट मिलाया जाता है और हाइड्रोजन क्लोराइड मिलाया जाता है। यहाँ पे आपको ये चीज़ याद रखनी है कि वैधानिक की लिखा जरूर है इस पे, पर ये सब बैन है। अब आते हैं अवैधानिक पे। ठीक है, अवैधानिक पे इसमें क्या है? एक मिनट जरा रुकिए, देखिए क्या हुआ है। ठीक है, अवैधानिक दो प्रकार के होते हैं, अवैधानिक भी बैन है। ये देखिए, अवैधानिक परिरक्षी बेंजोइक अम्ल, बोरिक एसिड अम्ल, बोरेक्स सोडियम। ठीक
ठीक है। लैक्टोज का किण्वन स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिक करने पर क्या होगा, लैक्टिक एसिड बनता है। क्या होगा, इस लैक्टोज का किण्वन स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिक करने पर क्या होगा, लैक्टिक एसिड बनता है। अब दुग्ध शर्करा, दुग्ध शर्करा से जाने, दुधारू पशु में दूध शर्करा की मात्रा 2 से 10% तक होती है। दुधारू पशु में दूध शर्करा की मात्रा कितनी होती है, 2 से 10% तक। ग्लूकोज को गैलेक्टोज में परिवर्तित करने वाला एंजाइम कौन सा होता है, गैलेक्टो वाल्डनेज। कौन सा होता है, गैलेक्टो वाल्डनेज। ग्लूकोज गैलेक्टोज में परिवर्तित करने वाला एंजाइम कौन सा होता है, गैलेक्टोज वाल्डनेज। कौन सा होता है, गैलेक्टोज वाल्डनेज। फिर आता है लैक्टोज के अपघटन से ग्लूकोज एवं गैलेक्टोज का मिश्रण बनता है। लैक्टोज के जल में अपघटन से ग्लूकोज और गैलेक्टोज का मिश्रण प्राप्त होता है। ग्लूकोज और गैलेक्टोज का मिश्रण कैसे प्राप्त होता है, जब लैक्टोज का जल अपघटन हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। खाद्य सामग्री का संगठन एवं उनका वर्गीकरण। अब हम जानते हैं अब हम दूध के संगठन के विषय में तो संपूर्ण जानकारी रखते हैं, पर हम जानेंगे अब जानवरों के न्यूट्रिशन से संबंधित, क्योंकि हमारा चैप्टर 2 चीज़ों पे है, मिल्क केमिस्ट्री। ठीक है, तो आगे हम चलते हैं। खाद्य पदार्थों को निम्नलिखित प्रकार से वर्गीकृत है। सबसे पहले मोटे चारे यानी रफीज से, इनमें क्रूड फाइबर की मात्रा 18% या इससे अधिक होती है। इनमें ऊर्जा उत्पन्न करने वाले संपूर्ण पाँच पोषक तत्व, टोटल डाइजेस्टेबल न्यूट्रिएंट की मात्रा अपेक्षाकृत कम, जैसे भूरा, भूसा, हरे चारे, हे, साइलेज आदि। अब दाने यानी कंस्ट्रक्टर, इनमें गुड फाइबर की मात्रा 18% से कम होती है। इनमें ऊर्जा उत्पादक होते हैं। ठीक है, और इससे अंतर्गत अनाज के दाने, बीज तथा उत्पाद एवं उनके उत्पाद तथा खलियां आती हैं, उनकी खलियां आती हैं। बीज तथा उनकी खलियां क्या कहलाती हैं, दाने। और भूसा यानी हरा चारा, साइलेज, है क्या कहलाते हैं, मोटा चारा। आगे चलते हैं। हे, सूखे हरे चारे को संरक्षित करने की विधि इसमें सूक्ष्म जीवाणु एंजाइम की क्रिया को बाधित करके करके नमी स्तर कितना लाया जाता है, 15 से 18% तक लाया जाता है। हे बनाने के लिए फसल को पुष्पन अवस्था में काटा जाता है। अब यहाँ पे पूछ दिया जाएगा, हे बनाने के लिए फसल को किस अवस्था में काटते हैं, कहाँ कब काटते हैं, पुष्पन अवस्था में। अब आते हैं, हे बनाने के लिए सबसे उत्तम फसल कौन सी, लुरसन है। उसके बाद बरसीम, बरसीम के बाद सोयाबीन, सोयाबीन के बाद क्या आ जाती है, सर दलहनी फसलें अच्छी रहती हैं। यहाँ पे आपसे पूछ देते हैं कौन कौन सी फसलें यहाँ पर उस हे बनाने के लिए उत्तम है, तो ये भी पूछा जा सकता है कि हे बनाने के लिए फसलों को किस अवस्था में काटना चाहिए, पुष्पन अवस्था में काटनी चाहिए। और उत्तम फसलें कौन सी हैं, लुरसन, बरसीम, सोयाबीन तथा दलहनी फसलें। अब आता है साइलेज, हवा रोधी साइलों या गड्ढों में हरे चारे को संरक्षण। हे का यानी मतलब क्या हुआ, आपको हरे चारे को उसी रूप में संरक्षित कर लेना है। ठीक है, और उसमें नमी का प्रतिशत क्या करना है, कम करना है। साइलेज का मतलब क्या हुआ, आप उसी घास या जो भी पेड़ पौधे आपके पास हो उनको गड्ढों में भर देना क्या कहलाएगा, और हरी चारे के रूप में सर उन गड्ढों को ढक देना। उसके बाद उनको जब जरूरत पड़े तब निकाल लेना। आप जानते हैं, ठीक है, इस तरीके से साइलेज और हरी सूखी घास को आपको मीनिंग समझ गया, हे और साइलेज क्या होते हैं। अब आते हैं फादर ऑफ न्यूट्रिशन किसे कहा जाता है, ए लेवोसियर। किसको फादर ऑफ न्यूट्रिशन किसे कहा जाता है, ए लेवोसियर कहा जाता है। राशन 24 घंटे के लिए क्या कहा, 24 घंटे के लिए जब हम किसी को देते हैं तो क्या कहलाता है, 24 घंटे के लिए दिया जाने वाला खाना क्या कहलाएगा, संपूर्ण राशन। अब डाइट यानी खुराक, एक समय में डाइट दी जाती है, और राशन क्या होता है, 24 घंटे के लिए होता है। अब आपसे यही पूछ देते हैं कि राशन एक समय में दिया जाता है, 24 घंटे में दिया जाता है, 48 घंटे में दिया जाता है, 72 घंटे में दिया जाता है। अब आपको सही टिक कर देना चाहिए यहाँ पे। अब आता है मेंटेनेंस राशन। देसी गाय में कितना होता है, देसी गाय में 4 किलोग्राम मोटा चारा देना होता है, और संकर गाय या भैंस में कितना होता है, एक मेंटेनेंस राशन कितना होता है, 4 किलोग्राम मोटा चारा किसमें, देसी गाय में देना होता है, और 4 से 6 किलोग्राम किस में देना होता है, संकर गाय या भैंस में। 1 किलोग्राम दाना किसको देना होता है, देसी गाय को मेंटेनेंस के लिए, और 2 किलोग्राम किसको देना है, संकर गाय या भैंस को। ठीक है, आगे चलते हैं। इसी तरीके उत्पादन राशन, उत्पादन यानी कि अगर कोई दूध उत्पादन कर रही है तो गाय को कितना देंगे, 1 लीटर पर 400 ग्राम किसको देते हैं, देसी गाय को, और 500 ग्राम 1 लीटर पर किसको देते हैं, संकर गाय या भैंस को। अब बात है प्रेगनेंसी राशन, यानी कि जो 1 महीने पहले या 1 महीने पहले दिया जाता है गाय या भैंस को, बच्चे 1 महीने या 2 महीने या 3 महीने पहले से दिया जाता है, मतलब जब पहला बच्चा पैदा होने से पहले, प्रेगनेंसी टाइम से पहले, तो उसको कितना देता है, 1.25 kg कंस्ट्रक्टर यानी दाना दिया जाता है। कब से, किस देसी गाय को, और 1.75 kg कंस्ट्रक्टर किसको दिया जाता है, देसी गाय या संकर गाय और भैंस को।
ठीक है। अब आता है बकरी को। बकरी को 1 किंगरा दाना दिया जाए, 1 किंगरा दूध जब बकरी देती है तो उसको 300 ग्राम दाना देते हैं। बकरी जब 1 किंगरा दूध देगी तो उसको कितना देंगे, 300 ग्राम दाना। बकरी का कुल राशन कितना होता है, 3.5 से 5 किंगरा। बकरी का कुल राशन कितना होता है, 3.5 से 5 किंगरा। शुअर को 2 किंगरा क्रिप पॉस्चर, 1 साल का जब वो हो जाता है तब उसको 2 किंगरा क्रिप पॉस्चर देते हैं, खुराक उसकी। फिर आता है प्रोक्सीमेट एनालिसिस, वीड एनालिसिस। हैम्बर्ग व उनके साथी ने जर्मन में किया। ठीक है, ये एक एनालिसिस की विधि है। इसमें इसमें कितना क्या देना है, सबसे पहले नमी, क्रूड प्रोटीन है, इथर इंस्ट्रक्टर, क्रूड फाइबर, एनएफई, नाइट्रोजन फी एक्सट्रैक्टर, एस। इन सबको हम आगे जानते हैं ये क्या होते हैं और इनका क्या यूज है। नमी, हॉट एयर ओवन। नमी को किससे याद करते हैं, नमी हॉट एयर ओवन विधि से याद करते हैं। भूसा, इसमें क्या होता है, भूसा कितना होता है, भूसे में कितनी नमी होती है, 10%। यानी कि जो होता है, जो चारा होता है उसमें नमी किसकी विधि से याद करते हैं, हॉट एयर ओवन विधि से। जिसमें कितने, भूसे में कितनी होती है, 10%। हरा चारा में कितनी होती है, 80%। है या साइलेज में कितनी होती है, 12 से 14%। साइलेज में कितनी होती है, 60 से 70%। और हे लेज, यानी हे और लेज यानी दोनों का मिक्सअप करते हैं तो क्या बनेगा, 45 से 50% इसमें नमी पाई जाती है। ठीक है। अब आता है ई, किसे बोलते हैं, एथर में घुलनशील पोषक तत्व क्या कहलाएंगे, ई। ये कौन कौन से, वसीय अम्ल, वसा में घुलनशील विटामिन ए, डी, ई के। ठीक है। इस तरीके से आते हैं क्रूड प्रोटीन। क्रूड प्रोटीन जेल्डाल विधि से क्रूड प्रोटीन कौन से हैं, नौ की नौ नौ से नाइट्रोजन गुणु गुणे 6.25, नाइट्रोजन गुणे 6.25 क्या बनेगा, क्रूड प्रोटीन। ठीक है। आगे जानते हैं क्रूड फाइबर, भोजन का वह भाग जो सुपाच्य नहीं होता। क्रूड फाइबर क्या होता है, भोजन का वह भाग जो सुपाच्य नहीं होता, जैसे हेमीसेल्यूलोज, सेल्यूलोज। एनएफई क्या होता है, नाइट्रोजन फ्री एक्सट्रैक्टर। एस को मफल भट्टी से 600 डिग्री या 2 घंटे, 600 डिग्री और 2 घंटे में ज्ञात करते हैं। फिर से TDN क्या होगा, टोटल डाइजेस्टिव न्यूट्रिएंट, इसका ये फार्मूला दिया गया है, TDN बराबर DCF DNFE और प्लस DCP प्लस DEE इंटू 2.25। आगे चलते हैं। इसी तरीके से आप जानते हैं फीड, यानी कि जो पशुओं का चारा होता है उनमें कौन कौन से पदार्थ पाए जाते हैं। तो इसमें क्या पाया जाता है, सबसे पहला पाया जाता है फीड में क्या पाया जाता है, मॉइस्चर पाया जाता है और ड्राई मैटर पाया जाता है। ड्राई मैटर में क्या क्या पाया जाता है, ऑर्गेनिक पार्ट और नॉन ऑर्गेनिक पार्ट। नॉन ऑर्गेनिक पार्ट में क्या बचता है, ऐश। ऐश को 2 भागों में बांट देते हैं। इसी तरीके ऑर्गेनिक पार्ट को भी 2 भागों में बांट देते हैं, विदाउट नाइट्रोजन यानी जो नाइट्रोजन के बिना पाया जाता है, और विद नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के साथ पाया जाता है। ठीक है। इस तरीके से हमारी ये क्लास खत्म होती है। अगर आप इसके बाद आप कुछ भी नहीं पढ़ते फिर भी आपको कम से कम 50 से 60% आपका पेपर हल हो जाएगा। और आपको अगर पढ़ना है तो आप क्वेश्चन बैंक ले सकते हैं या बुक भी पढ़ सकते हैं। धन्यवाद। आज की वीडियो आपको कैसी लगी बताइएगा, और इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।